बच्चों, आज फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए लाया गया है जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। ये क्लास 9th के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे और अपना प्यार देंगे। चलिए देखिए, चैप्टर का नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। का मतलब क्या होता है? चाल और वेग। चाल और वेग को समझने से पहले हम समझते हैं कि कोई वस्तु रेस्ट में कब होता है, यानी विराम अवस्था में कब होता है, और कोई वस्तु गति में कब होता है। इसको समझने से पहले हम लोग करते क्या है कि इसको समझना क्या होगा, कोई ना कोई वस्तु के सापेक्ष इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए, जैसे हम बोल सकते हैं ये जो बोर्ड है ये समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलती। जैसे ये व्हाइट बोर्ड, ये क्या कर रही है, अपने समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदल रही है। ये 10 मिनट पहले भी यहाँ पे स्थित थी और 1 घंटा के बाद भी क्या होगी, यहाँ पे ही स्थित रहेगी। जब तक ये क्लास चल रही है तब भी क्या होगी, अपने जगह पे ही स्थित रहेगी। तो समय के साथ अपनी स्थिति को, अपने पोजिशन में बदलाव नहीं कर रही, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये जो है कि रेस्ट में है। और जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, समय के साथ अपनी स्थिति को बदल रहे हैं। कभी हम 5 सेकंड में यहाँ जा रहे हैं, कभी 10 सेकंड में यहाँ जा रहे हैं, फिर क्लास जब खत्म होगा फिर हम अपने घर को लौट जाएंगे। तो समय के साथ अपनी स्थिति को हम क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम क्या है, हम जो है कि मोशन में है। लेकिन किसके अपेक्षा, इस व्हाइट बोर्ड की अपेक्षा हम क्या है, मोशन में है, हम गति में है। ठीक है, क्योंकि ये स्थिर है तो हम इसकी अपेक्षा हम क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो कभी भी हम लोग को पहले विराम को समझना होगा या गति को समझना होगा, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी न किसी का सापेक्ष को समझते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कोई बोला जा रहा है, पूछा जाएगा विराम किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे, कोई भी वस्तु, क्या बोल सकते हैं, कोई भी वस्तु का जो स्थिति होता है अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ इस अपनी स्थिति को नहीं बदलती है, उससे हम लोग क्या बोल देते हैं, विराम बोल देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि रेस्ट किसे कहते हैं, तो हम क्या समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब है कि यदि कोई भी वस्तु क्या होती है, अपनी स्थिति को अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती। कोई भी वस्तु के सापेक्ष अगर अपनी स्थिति को नहीं बदल रही है, अपने पोजीशन में कोई बदलाव नहीं कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है। जैसे इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हम एक कार का यहाँ पे निर्माण कर लेते हैं। देखिए, ये रहा कार। ये कार जो है कि क्या हो रही है कि अगर इसका समय मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 सेकंड है, ठीक है, और फिर उसका समय क्या हो रही है, कुछ सेकंड के बाद 1 सेकंड क्या हो जा रही है, 5 सेकंड हो जा रही है, फिर समय क्या हो जा रही है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 10 सेकंड हो जा रही है। कहने का मतलब है कि समय 0 सेकंड हो गया, फिर 5 सेकंड हो गया, फिर 10 सेकंड हो गया, लेकिन समय के साथ क्या कर रही है, अपनी स्थिति में बदलाव नहीं कर रही है, अपने पोजीशन में बदलाव नहीं कर रही है, यहीं पे क्या रुकी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि ये कार जो है क्या है, विराम अवस्था में है। यानी कोई आपसे पूछे कि विराम किसे कहते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु के सापेक्ष अगर अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं करती तो हम लोग क्या बोल देते हैं, विराम अवस्था में बोल देते हैं। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गई होगी बात। अब हमसे आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए यहाँ पे कि गति में किसे कहेंगे, कोई वस्तु गति में क्या होगा, तो इसका परिभाषा सेम इसी तरह का होगा। हम बोल सकते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती है। जब वो समय के साथ अपनी स्थिति को बदलेगी तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो गति में है। तो आपसे कोई पूछे कि गति में किसी वस्तु की परिभाषा क्या होगा, तो क्या लिख सकते हैं, तो मेरी बात समझ में आएगी। यानी कोई वस्तु अगर समय के साथ अपनी स्थिति को अगर बदल रहा है, कोई वस्तु अगर समय के साथ अपनी स्थिति को बदल लेता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, गति में बोल देते हैं। जैसे कोई कार जैसे मान लीजिए कि क्या है कि अगर वो खड़ी है और वो क्या कर रही है, मान लीजिए कि समय का दिन का 1 बज रहा है, तो वो कार अगर अपने स्थान में खड़ी है, लेकिन क्या हो रही है, 2 घंटे के बाद वो कार क्या हो जा रही है, अपने स्थान को बदलती है, तो हम कह सकते हैं कार क्या है, गति में है। कार क्या है, गति में है। और विराम क्या होता है, जब कोई वस्तु अपने स्थिति को समय के साथ जब नहीं बदलती तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, विराम में बोल देते हैं। तो शायद आपको विराम और गति का एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। इसको हम लोग समझने का पहले प्रयास करते हैं। देखिए, दूरी क्या होती है, दूरी कहने का मतलब क्या होता है, अगर हम अपने घर से निकलते हैं और हम अपने स्कूल को जाते हैं, तो स्कूल जो जाते हैं तो हमारा रास्ता क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। रास्ता क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। जब हम अपने घर से और अपने स्कूल के जो टोटल पाथ की जो लेंथ होती है, टोटल कुल पाथ की जो लंबाई होती है, उस लंबाई को हम लोग क्या बोल देते हैं, दूरी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, दूरी बोल देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, दूरी जो होता है ना वो सदैव पॉजिटिव होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि डिस्टेंस क्या होता है, तो आप हमेशा बोल सकते हैं दूरी हमेशा सदैव धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती है। हम कभी बोलते हैं कि हम आज -5 किलोमीटर चल के आए, कभी -10 किलोमीटर चल के आए, नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो आपको दिमाग में रखना है कि दूरी क्या हो सकती है, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, दूरी हमेशा धनात्मक हो सकती है। दूरी शून्य भी हो सकती है लेकिन दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि दूरी किसे कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, किसी खास समय में चली गई पथ की लंबाई, किसी खास समय में चली गई पाथ की जो लंबाई होगी उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अच्छा, दूरी जो एक अदिश राशि है। अच्छा, अदिश राशि और सदिश राशि को पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। कहने का मतलब है कि एक चीज दिमाग में आप सेट कर लीजिए। देखिए, 2 वर्ड हमेशा बार बार आपसे चर्चा में किया होगा,
एक वर्ड आपसे पूछा जाएगा कि सदिश किसे कहते हैं, और दूसरा एक वर्ड उठेगा कि अदिश किसे कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो राशि, जिस राशि में परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, जिस राशि में परिमाण और दिशा दोनों मौजूद होगा, जिस राशि में परिमाण और दिशा दोनों मौजूद होगा, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, सदिश राशि बोल देते हैं। लेकिन जिस राशि में सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद होगा, परिमाण मौजूद होगा, परिमाण मौजूद होगा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अदिश राशि बोल देते हैं। ठीक है बच्चा। अब जैसे दूरी है तो हम लोग क्या बोल देते हैं, दूरी जो है कि आपसे पूछा जाएगा आप कितना किलोमीटर स्कूल गए, चाहे बोले आप कितना किलोमीटर रनिंग करके आए, तो हम लोग बोलते हैं कि हम 2 किलोमीटर दौड़ के आए हैं। जब हम 2 किलोमीटर दौड़ के आए हैं तो हम 2 किलोमीटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यहाँ से देखिएगा 2 किलोमीटर लिखते हैं। इसमें कहीं भी दिशा की जानकारी होती है, नहीं होती है। जब दिशा की जानकारी नहीं है तो इसमें सिर्फ क्या है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दूरी, आपसे कोई पूछेगा कि दूरी कैसी राशि है, तो आप क्या बोलिएगा, दूरी सिर्फ और सिर्फ एक अदिश राशि है। अच्छा, अदिश राशि क्यों है, तो हम आपको क्या बताएं, अदिश राशि में क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। यहाँ पे क्या, सिर्फ परिमाण, यानी कि इसका मान दिया हुआ है, कितने किलोमीटर दौड़ के आ रहे हैं, तो 2 किलोमीटर दौड़ के आ रहे थे, इसलिए क्या कहलाएगा, ये अदिश राशि कहलाएगी। समझ में आया बच्चा। दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। लेकिन यही अगर हमको बोला जाएगा कि नहीं, हम 2 किलोमीटर उत्तर में दौड़ के आ रहे हैं, तो 2 किलोमीटर उत्तर में दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। इसमें परिमाण भी है और डायरेक्शन भी, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों मौजूद होता है, तो उसमें क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी यानी सदिश राशि बोलते हैं। अब यहाँ ये दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। 500 मीटर, 600 मीटर, 700 मीटर, तो ये दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक क्या कहते हैं, मीटर बोलते हैं। इसका बड़ा मात्रक किलोमीटर भी होगा जब हम लोग लंबी दूरी को तय करेंगे। ठीक है। अब ये यहाँ पे एक वर्ड दिया गया डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। इससे बहुत सारा एग्जाम में जो फिजिक्स में कंफ्यूजन उत्पन्न होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि विस्थापन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, विस्थापन जो होता है ना बच्चा, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। चलिए तो समझते हैं कि यहाँ पे ए एक बिंदु है, ठीक है, ये इस तरह से जाता है और कहाँ जाकर मिल जाता है, ये आ जाता है बी बिंदु के पास में। और ये सड़क है, ये क्या है, सड़क है। अगर आप साइकिल लेके निकलते हैं तो आपको बी बिंदु पे आना है। जब आप बी बिंदु पे आते हैं तो बी बिंदु पे आने के लिए आपको इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी सड़क पे क्या करना होगा, यात्रा करना होगा और यहाँ तक आप पहुंचेंगे। जब ए से लेके इस सड़क पर इस तरह से जैसे टेढ़ी मेढ़ी सड़क बनेगी, जब यहाँ तक आप यात्रा करते हैं तो ये कुल पाथ की जो लंबाई है, जब ये कुल पाथ की जो लंबाई निकाला जाएगा, ये इसका क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए इसका विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन का सीधा सीधी मतलब होता है कि दो बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी, जैसे एक बिंदु ए है और बिंदु बी है, तो बिंदु ए और बिंदु के बीच का बी का न्यूनतम दूरी तो यही हो जाएगा। बिंदु ए और बी का जो न्यूनतम दूरी होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, ए से लेकर बी तक माप लेंगे, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, विस्थापन बोल देंगे। आपको अच्छे समझ में आ गया कि विस्थापन किसे बोलते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा ना, उसमें क्या बोलते हैं, विस्थापन बोल देते हैं। विस्थापन का सबसे ज्यादा अगर यूज कहीं पे होता है तो वो होता है हेलीकॉप्टर में। जैसे हम लोग क्या करते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी, किसी भी तरह का हम लोग क्या करते हैं, वाहन का जब प्रयोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने घर से निकलते हैं और सड़क जैसे जैसे घूमी हुई हम लोग वैसे वैसे यात्रा करते हैं, तो हम लोग वो दूरी तय करते हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि नहीं, आपको क्या करना है, बिहार से दिल्ली जाना है, तो बिहार से दिल्ली जाना, तो जैसे बाय रोड का जो रास्ता, उससे हम लोग तो नहीं जाएंगे प्लेन से। हम लोग क्या करते हैं, प्लेन में बैठते हैं। प्लेन क्या करती है, वो देखती है कि सबसे न्यूनतम दूरी क्या है, और प्लेन जो है किस दिशा में जाना है ये भी देखती है। वो क्या करती है, अपने आप को उड़ान भरती है। उड़ान भरने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो हमें नॉर्थ में जाना है, तो नॉर्थ में अगर दिल्ली है तो क्या होगी, नॉर्थ में वो यात्रा करना चालू कर देती है। तो अब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि विस्थापन में दो तरह की बात है। एक तो पहली बात है कि यहाँ से तक जो दूरी है वो कितना दूरी है, तो आप बोलेगा, मान लीजिए सपोज 2 किलोमीटर की दूरी है, और किस दिशा में जाना ये भी डिसाइड करना इसमें जरूरी होता है कि हमें किस दिशा में जाना है, उत्तर में जाना है, पूर्व में जाना है, पश्चिम में जाना है। जिस डायरेक्शन में जाना होता है उस डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, उस और सफर करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, विस्थापन बोल देते हैं। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। और विस्थापन में दो चीज है। विस्थापन में सबसे पहला बात क्या है कि विस्थापन में मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड यानी कि 2 किलोमीटर चलना है, प्लस किधर चलना है, तो नॉर्थ में चलना है। किधर चलना है, नॉर्थ में चलना है। तो प्लेन जो होता है, एरोप्लेन जो होता है, वो क्या होता है, वो मैग्नीट्यूड को भी देखता है, साथ साथ में डायरेक्शन को भी देखता है। तो जिसमें डायरेक्ट मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और डायरेक्शन दोनों मौजूद होता है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, सदिश राशि बोल देते हैं। तो विस्थापन कहीं ना कहीं क्या, कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। विस्थापन कहीं ना कहीं कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है, देखो आप क्या बोलेंगे, विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। तो शायद आपको बात समझ में आई गई होगी। लेकिन एक चीज हमें शायद देखिएगा, विस्थापन जो है ना शून्य भी हो सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं गोलाकार रास्ता है, ठीक है, या मान लीजिए कोई आप दौड़ करने गए हैं, ठीक है, और आपको बोला गया है कि इस पॉइंट से दौड़ना है। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम A है। इस पॉइंट से जब आप दौड़ना चालू करते हैं तो आप इस तरह से रनिंग करना स्टार्ट कीजिएगा, इस तरह से रनिंग करना स्टार्ट कीजिएगा।
ये इस तरह से आप रनिंग कर रहे हैं, और जब ये रनिंग करके फिर आप कहाँ पहुंचे, ए पॉइंट पे पहुंचे, तो इसका इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था और फाइनल पॉइंट भी यही था। तो कहने का मतलब है कि जब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका दूरी कितना था, तो जब एक सर्कल है तो इसका पूरा सर्कल पे एक चक्कर लगाया तो टोटल लेंथ जो है, टोटल पाथ का जो लेंथ हो गया कितना हो गया, 2πr हो गया। तो इसका क्या होगा, दूरी हो गया। लेकिन वही अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन क्या होगा, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो इसका न्यूनतम दूरी क्या है, तो इसका ए बिंदु भी यहीं पे और बी बिंदु भी यहीं पे, क्योंकि घूम फिर के ये फिर कहाँ पहुंच गया, यहीं पहुंच गया। तो दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी ए और बी यही है, तो इसका लंबाई तो कुछ नहीं बढ़ी, इसका मतलब विस्थापन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको दिमाग में एक चीज रखना है कि विस्थापन जो होता है ना वो शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी आपको कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या बोलेंगे, दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या विस्थापन शून्य हो सकता है, तो हाँ विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक है, विस्थापन क्या ऋणात्मक होगा, देखिए विस्थापन कभी भी ऋणात्मक, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन दूरी जो होता है, दूरी वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोई बच्चा पूछ रहा है क्या कि दूरी जो है सर यहाँ पर 2πr कैसे बोल देते हैं। 2πr कहने मतलब होता है जब आप वृत्त का एक पूरा चक्कर लगाइएगा तो उसको क्या बोलते हैं, 2πr बोलते हैं, एक चक्कर। तो इसका वृत्त का टोटल लेंथ, पाथ ऑफ लेंथ, यानी कि इस पे जो पूरा हम लोग इसका परिमाप एक प्रकार से क्या हो गया, 2πr हो गया। तो इसलिए इसका दूरी क्या हो जाएगा, 2πr होगा। तो शायद आपको दूरी और विस्थापन समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, क्या है कि दूरी और विस्थापन को इस 2% से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला एक फिगर दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि इसमें दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो एक चीज बताइए बच्चा, अगर आपसे दूरी पूछा जाए, हमको ए से बी बिंदु तक आना है, ए से बी बिंदु तक आना, अगर आप इस रास्ता को चयन करते हैं, इस रास्ता से होकर अगर आप आते हैं, ठीक है, और इस रास्ता से अगर आप आते हैं तो आप एक चीज गौर करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आप दूरी तय कर रहे हैं तो 4 हो जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करें तो 3 मीटर हो जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी 4 मीटर हो जा रहा है, फिर यहाँ तक दूरी कितना हो 3 मीटर हो जा रहा है। जब आप टोटल को जोड़ दीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा 4 3 7 7 4 11 3 कितना हो जाएगा, टोटल 14 मीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए से बिंदु तक आने में टोटल पाथ की जो लंबाई है वो कितनी है, 14 मीटर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोल देते हैं। यही अगर आपसे कोई पूछा है कि विस्थापन क्या है, तो आप जानते हैं विस्थापन का सीधा सीधी मतलब ये होता है कि दो बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी। तो दो बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे ए एक बिंदु है और बी एक बिंदु, इन दोनों के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी क्या है, तो स्ट्रेट लाइन यही होगा। तो कहने का मतलब है कि पहला बिंदु की दूरी 5 मीटर है, तो यहाँ भी क्या 5 मीटर है। तो दोनों को जब आप जोड़ दीजिएगा तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये विस्थापन है। तो दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी निकाल दिए तो विस्थापन हो गया, और दो बिंदु के बीच की जो सबसे अधिकतम दूरी था वही आपका क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। समझ में आ गया बात को। आइए यहाँ पे एक सवाल दिया गया, समझते हैं। यहाँ बोला गया यदि कोई गाय एक वृत्ताकार पथ पर कितना चक्कर लगाती है, कहने का मतलब एक सर्कल है, ठीक है, इस पे गाय क्या कर रही है, चक्कर लगा लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ चक्कर लगाना स्टार्ट करती है, इस पे गाय क्या कर रही है, बार बार चक्कर लगा रही है, ठीक है, और अभी तक कितना चक्कर लगा चुकी है, तो आप बोलेगा सर 2.1/2 चक्कर वो लगा चुकी है। चक्कर लगाती है तो गाय के द्वारा तय की गई पहले दूरी पूछा गया, क्या पूछा गया, दूरी। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका दूरी यानी कि डिस्टेंस निकालने का काम करते हैं। आपसे कोई पूछे कि दूरी इसका क्या होगा, समझिएगा दूरी। तो दूरी का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि अगर यहाँ ए बिंदु से गाय चलना प्रारंभ करती है और यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर लगाती है, तो पूरा एक चक्कर को हम लोग क्या बोलते हैं, 2πr बोलते हैं। क्या इसका पूरा परिमाप कितना हो गया, 2πr हो गया, ठीक है। तो एक चक्कर लगानी है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, 2πr। और अभी तक कितना चक्कर लगा चुकी है, तो आप बोले 2.1/2 चक्कर लगा चुकी है, तो लिख सकते हो 2.1/2 चक्कर लगा चुकी है, ठीक है बच्चा। तो 2.1/2 चक्कर लगा चुकी है। अच्छा, इसमें एक चीज और छूट गया बच्चा, यहाँ पे एक सवाल में यह भी बोला गया था कि कितना 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर, ये मान के चलेगा। त्रिज्या कितना है, 7 मीटर है, ये दिमाग में हमेशा रखिएगा, ठीक है। फिर से समझते हैं यहाँ पे। तो दूरी हमसे पूछा गया था, टोटल पाथ टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, तो आप बोलेगा सर 2πr हो जाएगा, ठीक है। और चक्कर कितना लगा रही है, तो 2.1/2 अपने चक्कर लगाइए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, और त्रिज्या हम लोग को 7 सेंटीमीटर देकर रखा हुआ। इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 दूना 4 1 5/2 हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कर जाएगा, 22 में से कितना हो जाएगा, 110 मीटर। यानी कि कहने का मतलब है कि गाय जो है कभी टोटल कितना दूरी तय कर चुकी है, तो 110 मीटर दूरी तय कर चुकी है। यही अगर आपसे कोई पूछेगी कि इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विस्थापन क्या हो जाएगा, तो देखो विस्थापन क्या होगा। मान लेते हैं कि गाय का जो इनिशियल पॉइंट है यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर यहाँ तक लगाती है, तो फिर गाय यहीं पे आकर रुक जाती है। तो कहने का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका टोटल दूरी कितना होता है। देखिए
7 मीटर यहाँ तक चक्कर लगा रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं, तो ये भी टोटल कितना चक्कर लगा रही है, 7 मीटर लगा रही है। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, तो आप बोलेगा सर 7 मीटर, अब प्लस यहाँ भी कितना 7 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 14 मीटर। ये इसका क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कभी कभी क्या होता है, दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछ लेता है। जब दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछेगा तो बस कुछ नहीं करना है, दूरी बटे विस्थापन कर दीजिएगा, वो उसका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इस प्रश्न को सवाल को बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन बोला गया, अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है और वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे दूरी और विस्थापन का हमसे क्या पूछा, अनुपात पूछा गया। चलिए इसको हम क्या करने, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि कोई वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, ये पॉइंट पे है, इसको 5 मीटर ऊपर फेंका जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये वस्तु यहाँ तक आ जाती है तो 5 मीटर तक इसको फेंका जाता है, 5 मीटर ऊंचा फेंका जाता है। और फिर क्या हो जाएगा, जब 5 मीटर ऊंचा फेंका जाएगा तो फिर ये वस्तु क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ये वस्तु क्या हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि 5 मीटर ऊपर फेंका गया, वस्तु फिर पुनरावस्था में आ जाती है, तो दूरी क्या होगी, तो समझिएगा। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि इसका दूरी क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेगा, तो वस्तु को जब ऊपर फेंका गया तो ये 5 मीटर की दूरी को तय किया, और फिर क्या हो जाएगा, 5 मीटर ये नीचे आ जाएगी, 5 मीटर दूरी यहाँ भी तय की, तो इसका टोटल दूरी कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा विस्थापन सर, जब हम इसको यहाँ से फेंके 5 मीटर ऊपर तो फिर ये क्या हो गया, नीचे गिर गया, वस्तु यहाँ नीचे पे आके स्थित हो गई, तो इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम हो गया। अंतिम प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जब सेम हो गया तो यहाँ पे विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा विस्थापन क्या होगा, दो बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी क्या है, यहाँ पे 0 है, तो ये विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया, और दूरी क्या हो गया, 10 मीटर हो गया। हमसे पूछा गया दूरी और विस्थापन का अनुपात, तो लिख लीजिए, यह दूरी है, अनुपात विस्थापन, दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछा गया, तो दूरी कितना है, तो आप बोलिएगा 10 है, और विस्थापन कितना है, 0 है, तो यही दूरी और विस्थापन का क्या हो गया, अनुपात हो गया। शायद आपको बात को समझ में आई होगी। अब चलिए हम लोग दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा अंतर देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि दूरी और विस्थापन में कुछ अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, हमें बोला गया कि दूरी में केवल क्या होता है, परिमाण होता है, तो हम लोग समझे थे कि दूरी में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो हम यहाँ क्या लिखे, दूरी में केवल परिमाण होता है। जब परिमाण होगा तो कैसा राशि कहलाएगा, अदिश राशि कहलाएगा, इसलिए दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। हम आपको बताए थे कि दूरी क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है बच्चा। इसी तरह विस्थापन में ये समझते हैं। विस्थापन में क्या बोला गया है, विस्थापन में परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी कि दिशा दोनों होता है। विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों मौजूद होता है। अगर विस्थापन में परिमाण और डायरेक्शन दोनों मौजूद है, इसका मतलब कैसी राशि होगी, वो एक सदिश राशि होगी। और हम आप अभी कुछ एग्जांपल को बना के भी देखें, विस्थापन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और विस्थापन शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो दूरी और विस्थापन का अंतर हम लोग भी देख लिए। अब हम लोग चलते हैं चाल और वेग के बारे में। आइए ध्यान रखिए, हम लोग करते क्या है, यहाँ पे चाल और वेग को समझने का प्रयास करते हैं। चाल और वेग भी दूरी और विस्थापन से रिलेटेड है। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कर ही लेते हैं। हमें यहाँ पूछा गया चाल कैसे करते हैं, समझिएगा। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, अभी हम आपको बताते हैं, जब प्रति एकांक समय में जब 1 सेकंड में जो आप दूरी तय करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, चाल बोल देते हैं। तो प्रति 1 सेकंड में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। आपसे पूछे कि चाल यानी कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या बोलेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी का सही मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, और समय का सही मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। तो जब इन दोनों को कैलकुलेट कर दीजिएगा तो चाल का सही मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि चाल का जो सही मात्रा होता है क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। अच्छा एक बात बताइए, अभी हम थोड़ी देर पहले जाने थे कि दूरी जो एक ऐसी राशि, एक अदिश राशि की, दूरी में क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता। जब दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, तो दूरी से ही क्या बना है, चाल। तो आपसे पूछा जाएगा चाल भी कैसी राशि है, तो चाल क्या है, एक अदिश राशि, क्योंकि चाल में भी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और इसमें डायरेक्शन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि चाल क्या है, एक अदिश राशि है। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग वेग के बारे में समझते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, यानी कि वेग। तो यहाँ पे देखो, जब प्रति एकांक समय में तय की गई विस्थापन, ध्यान रखिएगा वहां पे दूरी था, जब आप दूरी तय करेंगे तो वो चाल हो जाएगा, लेकिन प्रति एकांक समय में तय की गई जो विस्थापन होगा, यानी दो बिंदु के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा, वो हमेशा क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। प्रति एकांक समय में तय की गई जो विस्थापन होगा उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी, यानी कि वेग बोल देते हैं। और वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और टाइम का सही मात्रा सेकंड होता है, जिसका मतलब हम बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकंड होता है। इसलिए आपसे पूछा जाएगा वेग का सही मात्रा क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। हम अभी थोड़ा देर पहले जाने थे कि जो विस्थापन होता है इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए विस्थापन क्या था, एक सदिश राशि था। उसी तरह
तो वेग भी क्या हो जाएगा, वेग एक कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। वेग क्या हो जाएगी, एक सदिश राशि हो जाएगी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा इसको भी गौर करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, नोट वन यहाँ पे, नोट 2 यहाँ पे लिखा गया। नोट 1 को पहले समझते हैं। नोट 1 में क्या बोला गया है, कोई भी गतिशील वस्तु का जो चाल है और वेग है वो तभी बराबर होता है जब वो सीधी रेखा में होता है। कहने का मतलब है कोई भी गतिशील वस्तु, जो वस्तु गति में है, तो वो उसका चाल और वेग बराबर कब होगा, जब चाल और वेग बराबर तभी हो सकता है जब वो क्या एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, जब वो सीधी रेखा पे चल रहा है। अगर वो टेढ़ी मेढ़ी रास्ता पे चल रहा है तो उसका चाल और वेग कभी बराबर पॉसिबल है ही नहीं। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए कोई वस्तु का चाल और वेग बराबर कब हो सकता है, जब वो सीधी रेखा में गमन कर रहा हो। ठीक, दूसरा पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कोई भी गतिशील वस्तु का औसत चाल कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सोचने वाली बात है कि अगर मान लीजिए हम एक कार को चला रहे हैं और कार जब स्पीड में चल रही है तो कभी भी उसका चाल जीरो हो सकता है। जब वो जीरो हो जाएगा तो वो तो बस वस्तु मोशन में, वो तो वस्तु विराम अवस्था में आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कोई भी वस्तु का जो औसत चाल है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन जबकि औसत वेग क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। समझ में आया? अब हम समझते हैं यहाँ पे त्वरण किसे कहते हैं। तो हम आपको बताए थे कि जब वेग में क्या होगा, चेंज होगा। वेग में जब चेंज होगा, समय के साथ चेंज होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि वेग में परिवर्तन का जो दर होता है, वेग में जो परिवर्तन, देखिए दर परिवर्तन, जब भी दर की बात आएगा ना, परिवर्तन की दर, उसका मतलब समय से भाग दिया जाता है। यानी कि वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और ध्यान रखिए त्वरण को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ए से सूचित करते हैं। त्वरण कैसे सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। तो त्वरण का जो फॉर्मूला क्या होगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। v यहाँ पे क्या, u क्या समझिएगा, v जो होता है वो अंतिम वेग होता है। v क्या होता है, वो अंतिम वेग होता है। और u क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है। कहने का मतलब कोई वस्तु जहां से प्रारंभ करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, इसको u से डिनोट करेंगे। और जब वहां पे क्या होगा, जब जहां पे जाके वो रुकेगा, जहां पे वो क्या होगा, गति दर क्या होगा, जहां पे वो रुकेगा तो उसका वो अंतिम वेग, उसको क्या बोलते हैं, v से डिनोट करते हैं। कोई वस्तु का जो प्रारंभिक वेग होता है तो वो क्या होता है, जीरो होता है। जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ करता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। और कोई वस्तु गति से आ रही है और अचानक से क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो उसका अंतिम वेग भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई वस्तु गति से आकर विराम में आ जाती है तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये सब भी हम लोग आगे देखेंगे। इसलिए आपसे कोई पूछा जाएगा त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी माइनस यू बाई टी। टी क्यों लगाए, क्योंकि जहां पे दर का बात आएगा तो समय से भाग दिया जाता है। और चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेग में परिवर्तन कब होगा, जब माइनस का साइन लगाया जाता है। तो इसलिए आप देखिएगा v माने क्या हो गया, इसका अंतिम वेग, यू मतलब क्या होगा, प्रारंभिक वेग। जब अंतिम वेग और प्रारंभिक बीच का जो अंतर होगा उस समय से भाग दे देंगे तो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। अच्छा, त्वरण जो होगा उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, देखिए ऊपर क्या है, v माइनस प्रारंभिक वेग है, तो वेग का ऐसा मात्रक क्या था, ऐसे भी मीटर प्रति सेकंड था। तो वेग का ऐसा मात्रक हम लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड, और समय से भाग देना, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा यूनिट एस हो गया। तो एस क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो मीटर प्रति सेकंड, यानी त्वरण का जैसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि जो वेग होता है ना, वेग का फॉर्मूला था विस्थापन बटे समय। और विस्थापन में आप एक चीज गौर कीजिए, उसमें दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों था। जब दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों था तो कहीं ना कहीं त्वरण भी क्या होगा, एक प्रकार का सदिश राशि होगा, कि इसमें भी क्या होगा, विस्थापन और दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मौजूद होगा, इसलिए क्या बोलेंगे, यह एक सदिश राशि है। समझ में आ गया त्वरण के बारे में। त्वरण का कुछ खास बात है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए त्वरण के बारे में बोला गया कि अगर एक वस्तु समान त्वरण से बढ़ रहा होगा तो उसका त्वरण क्या होगा, जीरो होगा। यानी कोई भी कार या कोई भी मोटरसाइकिल अगर वो एक समान त्वरण से, एक समान से आप उसको अगर एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक समान चाल से चल रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब वो एक समान चाल से चल रहा होगा तो। लेकिन अगर वस्तु का वेग बढ़ रहा है, अगर वस्तु का क्या होगा, वेग बढ़ रहा है, वस्तु का जो वेलोसिटी को अगर आप बढ़िएगा तो उसका त्वरण हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब वस्तु क्या कर रहा होगा, वेग कर रहा होगा, तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन कहीं अगर उसका वस्तु का वेग घट रहा है, अगर वस्तु का वेग घट रहा है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। और वस्तु का जब वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं, यानी कि रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब इसका जब पार्ट 2 आएगा ना, तो उसमें हम लोग करेंगे क्या, कि वेग और विस्थापन से संबंधित जितना भी इसका स्लोप है, जो ग्राफ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। और इससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है हम लोग क्या करेंगे, गति के तीनों समीकरण को हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल, जय हिंद।